मॉडर्न और घूंघट वाली बहू की गोद भराई। गायत्री अपनी एक बहू और दो बेटों के साथ रहती थी। वो एक बहुत ही सख्त मिजाज की सास थी। ये लो माँ जी चाय। यहीं रख दे, आज चाय बनाने में इतनी देर कैसे कर दी? वो आंचल चाय को टेबल पर रख ही रही थी कि तभी घूंघट की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया और चाय हल्की सी गायत्री के ऊपर छलक गई। ये क्या कर दिया नालायक? मुझे क्या तेरा जलाने का इरादा है? माँ जी वो गलती से हो गया, घूंघट की वजह से कुछ। चुप कर, घूंघट को बीच में मत ला। जब से शादी हुई है तुझसे घूंघट में रहकर काम करना ही नहीं आया है। मैं कोशिश करती तो हूँ माँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये घूंघट गड़बड़ करवा ही देता है। आंचल ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसका पति वीर आ गया। आंचल, माँ से ज्यादा तेज जुबान मत चलाओ। और बात रही घूंघट की, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, यह हमारे घर का रिवाज है। हाँ, और अगर नहीं करना चाहती है तो मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं कोई ऐसी लड़की ढूंढ लाऊंगी जो इस सब में रहना पसंद करेगी। अपने सास और पति की बातें सुनकर बेचारी आंचल चुप हो गई और घूंघट के रिवाज को ही अपनाकर अपने दिन काटने लगी। खाना बनाने से लेकर हर काम करने में आंचल को घूंघट में ही रहना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत गए और आंचल के देवर की भी अनवी नाम की एक बहुत ही मॉडर्न सी लड़की से शादी हो गई। अनवी नए जमाने की खुले विचारों की लड़की थी, इसीलिए उसने अपनी ससुराल की घूंघट प्रथा को एक्सेप्ट नहीं किया। आंचल दीदी, आप ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी रोटियां बनाने जा रही थी। रोटियां बनाने, वो भी ऐसे घूंघट करके? इसमें कौन सी इतना चौंकने की बात है? ये तो हमारे घर का रिवाज ही है। तुम भी घूंघट कर लो, वरना सासू माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। दीदी, मैं ये घूंघट वगैरह बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। ये सारी चीजें करके सिर्फ अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बनाना है और मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी चीज है। इसीलिए मैं तो ये घूंघट वगैरह बिल्कुल नहीं करूंगी और मेरा वादा है आपसे, मैं आपका भी ये घूंघट हटवा कर रहूंगी। अनवी ने मुस्कुराकर अपनी जेठानी से ये बात कही कि तभी गायत्री आ गई और अनवी से बोली, वैसे इस दौर में बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है। लोग बेशर्मी को खुली सोच और मॉडर्न होना समझते हैं। ये आप किसके ऊपर बोल रही हो सासू माँ? तू खुद समझदार है। घूंघट में रहना कोई शर्म लिहाज नहीं है, ये बस कुछ लोगों का बनाया हुआ एक रिवाज है और इंसान की शर्म बस सिर्फ घूंघट करने या ना करने से पता नहीं चलती है। आपको क्या लगता है कि इस दौर में घूंघट करने वाला बहुत ही शर्मो लिहाज वाले होते? अरे सासू माँ, इंसान की शर्म उसके दिखावे से नहीं, उसकी नजरों और जुबान से पता चलती है। मेरी मानो तो इस घूंघट के रिवाज को अब वक्त के बदलने के साथ साथ बदल दो। चुप कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मैं जानती हूँ कि मुझे कब क्या करना है और तुझे तो घूंघट से परेशानी होगी ही, क्योंकि तू तो खुद बेशरम लड़कियों में से एक है। जरा देख अपने कपड़े कितने छोटे हैं, तो तुझे ये सादगी कहाँ हजम होगी? आपको मेरे कपड़ों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है सासू माँ। बेहतर होगा कि आप इस मामले में अपनी जुबान को काबू में रखें, वरना अगर मेरी जुबान बेकाबू हो गई ना तो आपके कान सुनने के लायक नहीं रहेंगे। चल चल, मुझे मत सिखा। और मैं मेरे घर में कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए 100 बातों की एक बात, तुझे घूंघट करना हो या ना करना हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तू रह जितनी बेशर्मी में तुझे रहना अच्छा लगे, लेकिन हाँ, आंचल के चेहरे से घूंघट कभी नहीं उठेगा। आई बात तुझे समझ? और इसके आगे मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। गायत्री अनवी को सुनाकर चली गई। मैंने बोला था ना, इस घर में घूंघट को लेकर सभी बहुत ज्यादा सीरियस हैं और कोई भी मुझे तो बिना घूंघट के रहने ही नहीं देगा। जानती हो तुम्हें माँ जी घूंघट करने को क्यों नहीं बोलती हैं? हाँ, मेरे मॉडर्न होने की वजह से? नहीं, ये वजह नहीं है। असली वजह है देवर जी का तुम्हें सपोर्ट करना। वो माँ से तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स करने को मना करते हैं, इसीलिए माँ अपने बेटे की खातिर चुप रहती है। लेकिन मेरे पास ना तो मेरे पति का सपोर्ट है और ना ही मेरे माँ बाप, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तो ये घूंघट करना ही पड़ेगा और अब तो मुझे इसकी आदत भी हो गई है। अरे बातों बातों में बहुत टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। आंचल रोटियां बनाने चली गई। अनवी सभी की बातें सुनकर बस चुप थी। क्या ये सब सचमुच जरूरी है? इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अनवी अपनी सास की बनाई हुई रीतियों और रिवाजों को नहीं मानती थी, जबकि आंचल को सब कुछ फॉलो करना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत गए और अब दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आंचल बहू। जी माँ, ये देख, मैं तेरे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट आम का अचार लाई हूँ।
शुक्रिया माँ, मैं इसमें से थोड़ा सा अन्वी को भी दे आती हूँ। बस, उसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे लिए है तो इसे तू ही रख। गायत्री अन्वी से जलती थी, इसीलिए वो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ आंचल का ही ख्याल रख रही थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे और बहुओं की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते रहे और अब दोनों ही बहुओं का 9वां महीना लग गया। 9वां महीना लगते ही घर में बहुओं की गोद भराई का फंक्शन रखा गया। जेठानी जी, चलिए नीचे, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, तुम जाओ अन्वी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। आंचल को उसकी सास ने बड़ी ही भारी साड़ी पहनने को दी थी। उस भारी साड़ी को पहन आंचल घूंघट करके कमरे से बाहर आने लगी। वो धीरे धीरे आ ही रही थी कि तभी उसके पाँव के नीचे कुछ आ गया और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। आह! अन्वी तब तक नीचे नहीं गई थी। उसने आंचल को संभालना चाहा, लेकिन आंचल फिर भी गिर पड़ी और गिरकर बेहोश हो गई। जेठानी जी, जेठानी जी, जेठानी जी उठिए, हे भगवान, कोई है, कोई तो आओ। अन्वी की चीखें सुनकर सभी मेहमान और घरवाले इकट्ठा हो गए। आंचल, आंचल उठो, आंचल। बहू, बहू। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। जल्दी से आंचल के देवर ने डॉक्टर को फोन मिलाया और वीर आंचल को कमरे में ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और चेकअप करके बोला, घबराने की बात नहीं है, ये और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। जरूर गिरते हुए इन्होंने किसी चीज का सहारा लिया होगा जिसकी वजह से चोट कम आई है, वरना ऐसे हादसों में बच्चों की जान भी चली जाती है। मेरी बहू और बच्चा तो ठीक है ना? हाँ जी जी, घबराइए मत, मैं चलता हूँ। सभी मेहमान और डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अन्वी रोते हुए बोली, अब आप लोग झूठी फिक्र क्यों दिखा रहे हो? झूठी फिक्र? जी जेठ जी, हर इस तरह गर्भवती औरतों के लिए घूंघट करके रहना खतरे से खाली नहीं है, और आज तो आपने नतीजा देख भी लिया है। माँ जी, इस घूंघट के रिवाज को निभाने के चक्कर में मेरी दीदी जैसी जेठानी का बच्चा मर जाता तो क्या होता? तू तो चुप ही रहे। और बस करो माँ, अन्वी सही बोल रही है, इस घूंघट की वजह से ही ये हादसा हुआ है। अगर इस हादसे में मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। मुझे भी यही लगता है। अभी तक मैं इस घूंघट को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आज इसी की वजह से मेरे घर की खुशियों में आग लगने वाली थी। अन्वी बहू, तू तो शुरू से ही सही थी और मैं गलत। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी भी तुम्हें घूंघट करने को नहीं बोलूंगी। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे रहो, लेकिन हाँ, तमीज के दायरे में। फिर क्या था, उस दिन से ही गायत्री के परिवार की घूंघट प्रथा खत्म हो गई। अब अन्वी ने भी ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ दिया था और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। छी छी छी, क्या बनाया है ये? कीर्ति पिज्जा खा रही होती है, लेकिन उसे पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसी डस्टबिन में फेंक देती है। जाओ, मेरे लिए एक नया और स्वादिष्ट पिज्जा बनाकर लाओ। कीर्ति के कहने पर वेटर दोबारा से उसका ऑर्डर लेता है और उसे एक स्वादिष्ट पिज्जा लाकर देता है। इस तरह कीर्ति हर एक चीज में नुक्स निकाला करती थी। कीर्ति एक बहुत अमीर आदमी की बेटी थी और उसे पैसा उड़ाने की बहुत ही बुरी लत लगी हुई थी। वो ज्यादातर अपना पैसा शॉपिंग और लेट नाइट पार्टी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन रात को वो शराब के नशे में अपने घर लौटती है, जहाँ उसके पिता उसे शराब के नशे में देख लेते हैं। कीर्ति, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, जरा खुद को देखो। तुम्हें पता भी है कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है। ये तो अच्छी बात है ना। चलिए, अब मेरे सामने से हटिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। शराब के नशे में कीर्ति जैसे तैसे करके अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ये देख सर्वेश को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी रात अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता है। मेरी बेटी में लोगों की इज्जत करने की तमीज तक नहीं है और ना ही उसे गरीबों की इज्जत करना आता है, और पैसों को तो वो कुछ समझते ही नहीं। मुझे अपनी बेटी को सुधारना है। एक दिन सर्वेश अपनी बेटी के साथ कार में बैठा होता है। उसकी बेटी बर्गर खा रही होती है। तभी गाड़ी के पास एक भिखारी आता है। उसे देखकर कीर्ति अपना झूठा बर्गर ही उसे पकड़ा देती है। अरे बेटी, ये तुमने क्या किया? किसी को अपना झूठा नहीं खिलाते, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? अगर उस भिखारी को मैंने अपना झूठा दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी को झूठा नहीं खिलाते बेटी, इस बात को तुम समझती क्यों नहीं हो? इन गरीबों के लिए क्या झूठा और क्या सच्चा। अब आप बात ज्यादा बढ़ाकर मेरा मूड ऑफ मत करो। तभी एक शॉपिंग मॉल आ जाता है, जहाँ कीर्ति कार से उतर जाती है और शॉपिंग मॉल में चली जाती है। वहीं कार से कुछ दूरी पर चलने के बाद सर्वेश को एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा गरीब होता है, लेकिन दूसरों की मदद कर रहा होता है।
माताजी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मैं आपको ये सड़क आराम से पार करवा दूंगा। अमन उस औरत को सड़क पार करवा देता है, जिसके बाद वो अपनी फूलों की दुकान पर आकर प्यारे प्यारे गुलदस्ते बनाना शुरू कर देता है। ओहो, आज तो बहुत ज्यादा धूप और गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। अमन को देखकर सर्वेश अपने मन में सोचता है, अगर मेरी बेटी की शादी इस लड़के से हो गई तो उसे गरीबों की इज्जत करना आ जाएगा। उसे पता चलेगा कि गरीब भी इंसान होते हैं और उनके साथ किस तरह रहा जाता है। सर्वेश ये सोचकर अमन से बात करने जाता है, जहां अमन उसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और सभी बातों को समझने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सर्वेश अपनी बेटी से उसकी शादी की बात करता है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी गरीब से शादी कर लूंगी? मैं तुम्हें बता नहीं रहा बल्कि अपना ऑर्डर दे रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। कुछ ही दिन बाद तुम्हारी शादी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड मैं ब्लॉक करवा दूंगा। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? जब बच्चे बात नहीं सुनते तो उनके लिए ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है। सर्वेश अपनी बात मनवा कर कीर्ति की शादी अमन से करवा देता है, जिसके बाद अमन उसे अपने घर ले आता है। अपने गरीब ससुराल में आते ही वो चारों तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, इससे अच्छे घर तो मेरे नौकरों के होंगे। पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या सोचकर इस घर में मेरी शादी करवा दी। कीर्ति की बातें सुनकर अमन और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। अरे बहू, तुम थक गई होगी, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सावित्री ऐसा कहकर कीर्ति को उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ वो कमरे को देखकर कहती है, तुम सब ये मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? बाथरूम जितना कमरा, अरे इतने छोटे कमरे में रहूंगी क्या मैं? बहू, अब यही तुम्हारा कमरा है और यही तुम्हें रहना है। सावित्री ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, जैसे ही मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड मिल जाएंगे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और अपने सारे पैसे निकाल लूंगी, ताकि फिर कभी मुझे यहाँ दोबारा आना ही न पड़ी। उस रात कीर्ति को अपने गरीब ससुराल में सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सारी रात उसे नींद भी नहीं आती, मच्छर भी अलग से उसे काटते हैं। हे भगवान, ये कैसा इंसान है? इसे इतने मच्छरों में भी नींद कैसे आ रही है? मुझे देखो, यहाँ मैं अपनी नींद खराब कर रही हूँ और ये जिससे मेरे डैड ने मेरी शादी कराई है, आराम से खर्राटे मारकर सो रहा है। तभी कीर्ति अमन को जगा देती है और कहती है, अरे तुम सो कैसे सकते हो? उठो यार, मुझे नींद नहीं आ रही, मच्छर बहुत काट रहे हैं। अमन नींद से जाग जाता है। अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। अमन कमरे में धुआं कर देता है, जिसकी वजह से सारे मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन धुएं से कीर्ति की आंखें लाल और उसे खांसी आने लगती है। कुछ देर बाद जब धुआं कमरे से बाहर निकल जाता है तो बेचारी कीर्ति चैन की नींद सोती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कीर्ति कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे बुलाने के लिए उसकी ननंद पायल आती है। चलो भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई है तो कमरे से बाहर निकल आओ, सबने आपको बुलाया है, आपकी पहली रसोई की रस्म होनी है। ऐसा कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। पहली रसोई है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। कीर्ति फ्रेश होने के बाद रसोई में पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहां उसकी सास सावित्री आती है और उसे सब समझाती है। किसी भी चीज की जरूरत हो बहू तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। सावित्री सब कुछ समझाने के बाद रसोई से बाहर निकल आती है, जिसके बाद कीर्ति जैसे तैसे करके सभी के लिए खाना बनाती है। लेकिन मोहल्ले के भी कुछ लोग घर पर आए हुए थे, जिसकी वजह से खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आखिर में अमन और पायल खाने के लिए रह जाते हैं। खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट था, सब लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। जाओ कीर्ति, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए भी खाना ले आओ। ये सुनकर कीर्ति रसोई में जाती है और खुद से कहती है, खाना तो बचा ही नहीं, अब मैं दूंगी भी क्या? वैसे भी इन लोगों को क्या ही पता चल रहा है, ये बचा कुचा जो खाना पड़ा है थालियों में, इसे ही निकालकर इन दोनों को दे देती हूँ। कीर्ति सभी की थालियों से झूठा खाना निकालकर साफ थालियों में परोसकर अपने पति और अपनी ननंद को दे देती है, जिसके बाद वो लोग झूठा खाना खा लेते हैं। इस प्रकार कीर्ति अपने पति और ननंद को आखिरी में हमेशा झूठा खाना खिलाया करती। उसे खाना बनाने का इतना आलस था कि वो कभी भी अपने पति और ननंद के लिए खाना बनाती ही नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी ननंद ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे झूठा खाना खिलाती हो। आपको पता है खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है।
चुप करो, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम जैसे गरीबों के बीच खाना वेस्ट होने से बचा रही हूँ और मुझे ही उल्टा सुना रही हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पायल ये सारी बातें अपनी माँ और अपने भाई को बता देती है। जितनी अमीर घराने की बेटी हो उतनी ही तुम्हारी गंदी सोच है। अरे अगर हम तुम्हें झूठा खाना खिलाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? खैर, तुम्हें तो बोलकर भी कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे लोगों का तो घमंड भी कम नहीं होगा। अमन और सावित्री दोनों ही कीर्ति को बहुत कुछ सुना देते हैं, जिसके बाद कीर्ति को हकीकत में अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो सभी से माफी मांगती है। मैंने सच में बहुत ज्यादा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप सभी से माफी मांगनी है, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने आप लोगों का अपमान किया है। कीर्ति के माफी मांगने पर सब लोग उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देते हैं। उसी दिन उसके पिता आकर ये सब देख लेते हैं और अपनी बेटी को सुधरता हुआ देख वो उसके एटीएम कार्ड वापस लौटा देते हैं। लेकिन अब कीर्ति अपने गरीब ससुराल वालों को अच्छे से समझ जाती है, जिसके चलते वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि उन्हें सपोर्ट करती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।